हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SDM क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था, दर्पण द्वारा चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में बताया था आपको, और आज मैं दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से समझना, जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए उसको कमेंट के रूप में जरूर बताना। चलो शुरू करते हैं बच्चों। दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड विद मिरर। पहला क्वेश्चंस कहता है एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। जब मैंने आपको समतल दर्पण पढ़ाया था तब एक फैक्ट बताया था कि जब भी किसी व्यक्ति की पूरी लंबाई देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई उस व्यक्ति से आधी होना चाहिए। जी हाँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें इसको सॉल्व कर देंगे। चूंकि समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई उस वस्तु की आधी होना आवश्यक है। इसलिए वो कह रहे हैं बच्चे की लंबाई कितनी है, 130 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता है। इसलिए लिखेंगे चूंकि बच्चे की लंबाई कितनी दी है, 130 सेंटीमीटर बच्चे की लंबाई दी है, तो हम निकाल सकते हैं समतल दर्पण की ऊंचाई। इसलिए समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर बच्चे की लंबाई बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जी हाँ, बच्चे की लंबाई अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि जितनी जो है व्यक्ति की लंबाई होती है उसका आधा कर दे तो हमको जो है दर्पण की ऊंचाई मिल जाती है। बच्चे की ऊंचाई कितनी थी, 130 सेंटीमीटर थी। 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12 और 2 पंचा 10 हो जाएगा। 65 सेंटीमीटर समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होना चाहिए, 65 सेंटीमीटर होना चाहिए। समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर कितना होना चाहिए, 65 सेंटीमीटर होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम थोड़ा दर्पण फॉर्मूला जान लेते हैं। गोली दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए एक ही फॉर्मूला यूज किया जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं उसको। यदि
यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v तथा दर्पण की फोकस दूरी f हो तब दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है बच्चों। ये दर्पण सूत्र होता है। अब चूंकि इसका सत्यापन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए बस इस सूत्र को आपको याद रखना है कि दर्पण सूत्र कैसा होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। लेंस सूत्र में इधर माइनस होता है। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में इतना सा डिफरेंस होता है कि इधर जो है माइनस लग जाता है, तो लेंस सूत्र बन जाता है। चलिए, दर्पण सूत्र हमको मिल गया है। अब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण में करेंगे, उत्तल दर्पण में करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस अवतल दर्पण की क्या करना है हमको? फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। चूंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या r का वैल्यू कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर दिया है। 50 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। अब यहाँ पे हमें चिन्ह प्रॉपर्टी का उपयोग करना है। कल आपको मैंने चिन्ह प्रॉपर्टी बताया था और ये कहा था कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही, जो ध्रुव होता है ध्रुव के बाएं तरफ होता है, बाएं तरफ ध्रुव के हमेशा ऋणात्मक मान होता है। इसलिए इसको क्या लेना है अपन को? ऋण साइन में लेना है। आर की वैल्यू हो गई -50 सेंटीमीटर। अब जो है वो कहते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कल मैंने अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताया था आपको। ठीक है, इसलिए दर्पण की फोकस दूरी इक्वल टू होता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या बाय 2 होता है। जी हाँ, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कल मैंने आपको बताया था। इधर देखें, फिर से एक बार बता देते हैं। ये मान लीजिए क्या है, आपका अवतल दर्पण है और यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये अक्ष है, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो फोकस होता है ये हमेशा जो है P और C का आधा होता है। PC का आधा होता है। PC क्या है? ये वक्रता त्रिज्या है दर्पण की, और जो फोकस होता है उसका आधा होता है। ये फैक्ट है बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल फैक्ट है, तो ध्यान रखना। ये R है, कैपिटल R। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, चलो देख लेते हैं। फोकस दूरी F इक्वल टू R/2 हो जाएगा। F इक्वल टू R का वैल्यू कितना है? 50 सेंटीमीटर बाय 2। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। F इक्वल टू माइनस का 25 सेंटीमीटर। ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी आ गई है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। जी हाँ, एक उत्तल दर्पण की बात हो रही है। देखो बच्चों, बता देते हैं एक बार फिर से हम आपको। इस प्रकार से एक उत्तल दर्पण हमने बना लिया।
कल मैंने चिन्ह प्रॉपर्टी आपको बता ही दिया था। उत्तल दर्पण में हमेशा वक्रता केंद्र जो होता है वो राइट साइड होता है, ध्रुव के राइट साइड होता है, और फोकस हमेशा आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है हमेशा। अब चूंकि बस हमको इतना समझना है कि इसका जो है वक्रता केंद्र कहाँ होता है, राइट साइड होता है, इसलिए वक्रता त्रिज्या भी कहाँ जाएगी, राइट साइड जाएगी। और ध्रुव के दाएं तरफ जब भी चलते हैं तो धनात्मक मान चलते हैं हमेशा। कैसे चलते हैं? धनात्मक चलते हैं। पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमको हमेशा। जी हाँ, चाहे फोकस हो चाहे वक्रता त्रिज्या हो, अगर उत्तल दर्पण की बात हो रही है तो हमको कैसे लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है, इसका वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F इक्वल टू कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। और ये पॉजिटिव ही रहेगा, बता दिया था अभी मैंने, क्योंकि ध्रुव के दाएं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण में। चलिए F आ गया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में जो संबंध होता है, हमको क्या निकालना है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। चूंकि दर्पण की फोकस दूरी F इक्वल टू R/2 होता है, R/2 होता है। जी हाँ, यहाँ पे जो है जो भी वैल्यू दिया है उसको रख देंगे, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू 2F कर सकते हैं। इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो इतना आ जाता है। R इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 15, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये जो है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आ गई है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले क्या दिया हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। इसको देखेंगे, अवतल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव होगी, क्योंकि कहा जाता है ये ध्रुव से लेफ्ट साइड में जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू कैसी होगी, माइनस होगी। चलिए और क्या दिया हमारे पास, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण से वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर दूर। मैंने कल बताया था आपको चिन्ह प्रॉपर्टी में वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेना, जी हाँ माइनस में लेना हमेशा, ठीक है। वस्तु की दूरी U इक्वल टू कितना है दिया है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए इधर इस वक्रता त्रिज्या का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, ये केवल और केवल हमको फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए दिया है। जी हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, और हमको वैल्यू किसकी ज्ञात करना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। चलिए इसको लिख लेते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मीन्स इधर हमको v की वैल्यू ज्ञात करना है। जी हाँ, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v मानी जाती है और वस्तु की दूरी u मानी जाती है, फोकस दूरी f मानी जाती है, वक्रता त्रिज्या r मानी जाती है।
चलिए हमारे पास वक्रता त्रिज्या दी है, इसके साथ में हम इससे फोकस दूरी याद कर लेते हैं। अब दर्पण की, इसलिए दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी याद कर लेते हैं। फोकस दूरी एफ, फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, एफ इक्वल टू आर अपॉन टू होता है। जी हाँ, हमारे पास वक्रता त्रिज्या दी है तो एफ इक्वल टू आर की वैल्यू कितना है? माइनस का 20 है, अपॉन टू, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार होगा? 10। एफ इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये फोकस दूरी आ गई है दर्पण की, दर्पण की फोकस दूरी आ गई है। अब इसको जो है हमको जो है क्या याद करना है? प्रतिबिंब की दूरी याद करना है। तो अब दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं। इसमें जो है क्या करेंगे? दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए अब लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र प्रयोग करेंगे। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, 1/u हो जाएगा। चलिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज दी हैं इसको देखें। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास u का मान -15 दिया है, u की वैल्यू कितनी दी है? -15 दी है। और जो f का वैल्यू दिया है, f का वैल्यू दिया है -10 इक्वल टू 1/v। ये तो हमको फाइंड करना है तो इससे नहीं बोलेंगे। और u का वैल्यू कितना दिया? -15 दिया है, u का वैल्यू दिया -15 और f का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? -10 आ गया। और हमको फाइंड क्या करना है? हमको प्रतिबिंब की दूरी फाइंड करना है, मीन्स v का मान हमको ज्ञात करना है। इसको क्या करेंगे? इस 1/v को यहीं पे छोड़ेंगे, इसको पक्षांतर कर लीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? इसको जैसे ही पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो ये प्लस का हो जाएगा। ये साइन माइनस का दिया है, हम इसको बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर रहे हैं तो कैसा हो जाएगा? ये प्लस का वैल्यू हो जाएगा। और ये ऑलरेडी हमारे पास कैसा लिखा हुआ है? ये माइनस का लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 1/v। दैट इम्प्लाइज, इसको ऐसे याद कर सकते हैं 1/v इक्वल टू इसका, चलिए इधर ही कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं अभी फिलहाल में। इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका आएगा 30 आएगा एलसीएम। 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30। 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 बार होगा डिवाइड, उस 2 का गुणा इधर करेंगे, कुछ भी नहीं है तो 2 ही रहेगा। 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार होगा डिवाइड और 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इतना ही रहेगा 3 भी। ये कितना हो जाएगा? इधर कितना? ये माइनस का 3 है, बड़ा है, प्लस का 2 है। इसको हम घटा देंगे तो माइनस के 3 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है। -1/, इसको इधर लिख देते हैं, कितना आ जाएगा? -1/30 इक्वल टू 1/v। इसको व्युत्क्रम कर दीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, उससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो सीधा आप व्युत्क्रम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -v इक्वल टू 30 हो जाएगा। तब इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस का जो साइन होता है ये इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा, मीन्स माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस और माइनस इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई है? v का मान आ गया है -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब तो यह है कि प्रतिबिंब कितने दूरी पर बन रहा है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? दर्पण के सामने, क्योंकि साइन देखिए माइनस का लगा हुआ है। कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर
ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। जी हाँ, दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर जो है बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। चलो इसको थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। अवतल दर्पण है, देखिए जरा, ये देखिए अवतल दर्पण है। आपको ये फिगर नहीं बनाना है, केवल आपको समझाने के लिए फिगर बता रहा हूं, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये इसका ध्रुव है और ये मान लीजिए इसका फोकस है, और यहाँ पे क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। यहाँ पे क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। जी हाँ, अब देखो, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, वस्तु के ऊपर ही बनता है। देखिए, इसका मतलब तो यही है कि केवल एक ही पोजीशन होती है, जो वक्रता केंद्र पर यदि हम वस्तु को रख दें और जब उसका प्रतिबिंब बनता है तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, नीचे की तरफ। जी हाँ, एक ही पोजीशन है। तो हमको इतना तो ज्ञात हो गया कि जो वस्तु रखी है वो कहाँ रखी है, ये इस प्रकार से रखी है, वक्रता केंद्र पर, है ना। और इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है। और वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पे बराबर होती है। और देखो दूरियां देखिए आप, इसकी दूरी कितना 36 सेंटीमीटर कह रहा है वो, है ना। तो इसकी दूरी भी कितनी रहेगी, 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब तो समझ में आ गया कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर दी है इसमें। जी हाँ, देखिए, ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। तो वस्तु की दूरी हमारे पास दी है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर दिया है। तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो जाएगी, इतनी ही मानी जाएगी। दर्पण की फोकस दूरी और हमें रेखीय आवर्धन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हमारे पास, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, ठीक है जी, लिख लीजिए। दर्पण से वस्तु की दूरी u का वैल्यू कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर दिया है। बच्चों कितना, अवतल दर्पण है तो, और वस्तु की दूरी तो हमेशा ही कैसे होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस साइन में होती है। ठीक है। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी देख लीजिए। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दी है हमारे पास, प्रतिबिंब की दूरी v का वैल्यू कितना, सेम रहेगा, सेम अभी बताया था आपको मैंने, बिल्कुल सेम रहेगा। क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण जहाँ पे वस्तु रखी है वहीं उसी के जस्ट नीचे बनता है, तो दूरी दोनों की सेम रहेगी। अब क्या करना है हमको, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना और आवर्धन का मान ज्ञात करना है। हमको ज्ञात करना है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी f को हमको क्या करना, फाइंड करना है। और क्या करना है, रेखीय आवर्धन को भी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। रेखीय आवर्धन m की वैल्यू भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये दोनों ही वैल्यूज हमको जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दर्पण का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दर्पण का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दर्पण का फॉर्मूला यूज करते हैं, इधर लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u होता है। अब देख लीजिए कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास दी है। एक u का वैल्यू दिया है और एक v का, दोनों के दोनों इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। v का वैल्यू कितना दिया है, 1/36 है माइनस का, और क्या दिया है प्लस, और u का वैल्यू भी कितना दिया, 36 दिया है। दोनों ही जो है माइनस में रहेंगे। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि 36 ही आएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, माइनस का 1 रहेगा, यहाँ पे भी माइनस का 1 रहेगा। 1/f इक्वल टू माइनस का
2/36 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा 36। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम तो हो जाएगा और ये 18 बार डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास कितना आ गया वैल्यू 1/f इक्वल टू आ गया माइनस का 1/18 आ गया। इसको आप व्युत्क्रम कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस का f इक्वल टू 18, तो f इक्वल टू कितना, ये साइन इधर पहुंचा दीजिए, ये सेंटीमीटर। तो इसकी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई माइनस का 18 सेंटीमीटर आ गई। अब वो कहते हैं कि रेखीय आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला देखिए, चूंकि रेखीय आवर्धन कल मैंने आपको आवर्धन बताया था, m इक्वल टू होता है I/O इक्वल टू माइनस का V/U। अब इसमें क्या देखना है, हमको ये देखना है हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी दी है। U का वैल्यू दिया है, V का दिया है, F का दिया है हमारे पास, ठीक है। हमको V और U का वैल्यू दिया है, I और O अभी नहीं दिया है, तो इस M को इसको भी मान सकते हैं, M को बराबर इसको भी मान सकते हैं। तो अभी फिलहाल में मेरे पास ये दोनों चीज़ें दी हैं, तो क्या करेंगे हम M का मान कितना ले लेंगे, M इक्वल टू ले लेंगे माइनस का V/U ले लेंगे। अगर हमारे पास I या O का मान दिया होता तो फिर इसको ले लेते हैं। चलिए इसका V का मान रख दीजिए, M का मान इधर कर लेते हैं। M इक्वल टू इधर देखिए V का मान कितना आया था -36 आया था, ऑलरेडी माइनस हमारे पास लगा हुआ है। देखिए इस फॉर्मूले में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे V का जो मान दिया है वो माइनस में है, तो इधर माइनस पहले से लगा है, एक माइनस और आ जाएगा अपॉन। U का मान देख लीजिए -36 ही है, -36 है। ये माइनस और माइनस का दोनों का जो है मल्टीप्लाई होगा तो दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 36/36 माइनस का, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे आपस में, क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। आवर्धन कितना रहेगा -1। कितना आवर्धन है इसका -1। बोलो बच्चों समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमको एक बार चेक कर लें क्या ज्ञात करना था। चलिए दर्पण की फोकस दूरी आ गई थी हमारे पास, जी हाँ, और रेखीय आवर्धन ज्ञात करना था। ये दोनों ही हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई हमको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति हमको फाइंड करना है और इसकी लंबाई भी फाइंड करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो पहले दिया क्या है ये देख लेते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है, लिखेंगे चूंकि दर्पण की वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू कितना दिया है 40 सेंटीमीटर है। फिर से देखें कि अवतल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या का साइन कैसा लगेगा इसमें, इसको -40 हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। और क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यहाँ पे वस्तु की लंबाई दे रखी है। यहाँ पर क्या दे रखी है, वस्तु की लंबाई। और वस्तु की लंबाई को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, ओ का वैल्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। 4 सेंटीमीटर कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, जी हाँ। ओ की लंबाई, ओ मीन्स वस्तु की लंबाई को हम ओ ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसलिए ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ का वैल्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कौन रखी है, वस्तु रखी है। यहाँ पे क्या है, वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी दी है। दर्पण से
वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी u इक्वल टू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। दरअसल क्या है कि वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक ही मानी जाती है, ठीक है। u का वैल्यू आ गया, r का वैल्यू दिया है, हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई हमको ज्ञात करना है। हमको प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v की वैल्यू ज्ञात करना है और क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। और प्रतिबिंब की लंबाई हमको क्या करना है, प्रतिबिंब की लंबाई हमको इसमें i हमको क्या करना है, फाइंड करना है। हमने सबसे पहले v को फाइंड करना है और i को फाइंड करना है। जी हाँ, चलिए देखते हैं। इधर लेके इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या दी है अवतल दर्पण की, तो इससे हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। पहले दर्पण की फोकस दूरी f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, r/2 होता है। r की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, r की वैल्यू कितनी है, -40.2, 2 से डिवाइड कर देंगे 20 बार हो जाएगा। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये f की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम करेंगे इसमें दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए लिखेंगे, दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। चलिए सबकी वैल्यूज रख दी जो जो हमारे पास दी है। f का मान दिया है हमारे पास 1/-20 दिया है, प्लस इक्वल टू, हमको v तो फाइंड करना है, v से नहीं बोलेंगे, जिसको फाइंड करना होता है उससे नहीं बोला जाता। और दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी दी है, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी दी है, -30 है, -30। अब क्या करेंगे, इस राशि को, ये वाली राशि को फिर से हम पक्षांतर करेंगे इस तरफ, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ से हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम पक्षांतर कर रहे हैं, यहाँ पे 1/30 प्लस का हो जाएगा। देखिए एक बार, इस राशि को इधर बराबर के इस तरफ लेके आ रहे हैं तो कैसे हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का कितना दिया है, 1/20 दिया हुआ है, इक्वल टू 1/v। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 60 आएगा एलसीएम। 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, 30 से इसको काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 बार डिवाइड होगा और 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 ही रहेगा, माइनस ये 3 बार डिवाइड होगा, इक्वल टू 1/v हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 3 बड़ा है और 2 प्लस का है, इसको हम घटा देंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 1 बचेगा, 60 दिस इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई है। हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है और दर्पण के सामने बन रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी है, ऋणात्मक आई है। तो ऋणात्मक जब भी वैल्यू आती है तो वो अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, लिख देंगे। क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर होगी, तथा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। ये हमारे पास आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, जरा और देख लेते हैं। हमको क्या फाइंड करना है, प्रतिबिंब की लंबाई हमको फाइंड करनी है, प्रतिबिंब की लंबाई आई हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं।
आवर्धन, इसमें रेखीय आवर्धन में जाएंगे तब समझ में आएगा। चूंकि आवर्धन m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू होता है। आज हमको आवश्यकता है आई और ओ की। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास जो है ओ का वैल्यू दिया है, आई का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो अभी हमको इसको यूज नहीं करना है। तो केवल और केवल क्या लेंगे, m इक्वल टू आई अपॉन ओ लेंगे। ठीक है, m इक्वल टू क्या लेंगे, आई अपॉन ओ लेंगे। चलिए, किसकी वैल्यू हमारे पास, o का वैल्यू हमारे पास दिया है। ठीक है, o का वैल्यू हमारे पास दिया है। रुक जाइए जरा, क्या करना था, i हमको ज्ञात करना है। जी हाँ, रुक जाइए थोड़ा सा, m नहीं लेना है क्योंकि m का वैल्यू नहीं दिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अंडू करेंगे। अब हमको ये लेना है बच्चों, इतना हिस्सा लेना है ये, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास v का वैल्यू दिया है, हमारे पास u का वैल्यू दिया है, हमारे पास o का वैल्यू दिया है, हमको i फाइंड करना है। यहाँ पे m का मान नहीं दिया है, इसलिए m को अभी छोड़ेंगे। ठीक है, इधर लिखेंगे i अपॉन o इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू दी है हमारे पास। o का वैल्यू दिया है, i हमको क्या फाइंड करना है, इससे नहीं बोला जाता है। o का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, इक्वल टू v की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, देखिए कितना अभी निकाला मैंने, v का मान निकाला है -60, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें, और -60 इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है। और u का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितना दिया है, माइनस का 30 दिया है। ये माइनस और माइनस दोनों कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका तो प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, i अपॉन 4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, माइनस का 30। इसको डिवाइड कर दीजिए 30 से, 2 बार डिवाइड हो जाएगा, ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 4 2 8 हो जाएगा। और ये माइनस का साइन ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, तो देखिए जरा i की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 8। इसका मतलब तो ये हो गया कि प्रतिबिंब अक्ष के नीचे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ से पता लग गया था कि वास्तविक बन रहा है ना, प्रतिबिंब की दूरी इतनी है और दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है, और ये माइनस नीचे अक्ष के नीचे बन रहा है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन क्वेश्चंस का, इन न्यूमेरिकल्स का आप जो है रिवीजन करते रहिए, आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मैं कल के सेशन में फिर से न्यूमेरिकल लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिए और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो नए हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय मां शारदे, बाय बाय, सी यू अगेन।